जय हिंद छात्रों, एडो संगम में आपका फिर से स्वागत है। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण और हम कक्षा 5 से। हमारा आज का अध्याय है पानी और हम, अध्याय 13। शुरू करते हैं अध्याय 13, पर्यावरण और हम। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक बच्चों को पानी के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनके घर में दैनिक जीवन के इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ से आता है। कहाँ कहाँ से आता पानी, सुनिए बच्चों की अपनी जुबानी। छात्रों, आपके सामने 3 चित्र हैं, एक मयंक के घर का, एक सीमा के घर का और तीसरा है मैरी के घर का। यहाँ मयंक बताता है कि हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार नल में पानी आता है। पानी के लिए सार्वजनिक नल पर लंबी लाइन लगती है और कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। जबकि सीमा बताती है, हम कुएं से पानी भरते थे। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए थे, अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। अब मैरी बताती है, हमारे यहाँ तो दिन भर पानी आता है। तभी रामू आता है और वह बताता है, मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है, लेकिन उसका पानी काफी खारा है, कपड़े साफ नहीं होते हैं, फिर भी हम पीते हैं। अकरम कहता है, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। अब सलमा बताती है, हम नहर से पानी भरकर लाते हैं। छात्रों, अब आप बताइए, आपके यहाँ जिस तरह से पानी आता है उस चित्र पर निशान लगाइए। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो लिखिए। तो छात्रों, हमारे यहाँ सप्लाई और चापाकल से पानी आता है। इसके अलावा पानी कुआं, तालाब, नहर, पाइन, झरना इत्यादि से भी आता है। आपके यहाँ किस साधन से पानी प्राप्त होता है, आप लिखिए। आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मयंक और मैरी के यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसमें क्या अंतर है, लिखिए। तो छात्रों, हमने चित्र में देखा और उसे पढ़ने के बाद हमें पता चला कि मयंक और मैरी दोनों के यहाँ पानी नल का सप्लाई से आता है, परंतु मयंक के यहाँ पानी एक निश्चित समय के लिए आता है, जबकि मैरी के यहाँ पानी हर समय आता रहता है। अगला प्रश्न है, क्या कभी मैरी को भी मयंक की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर पानी लेना और उसके लिए झगड़ा करना पड़ सकता है? चर्चा करके लिखिए। तो छात्रों, इसका उत्तर होगा हाँ, ऐसा हो सकता है। जब भी पानी की सप्लाई पाइप में खराबी आ जाएगी तो व्यवस्था ठीक होने तक मैरी को इसका सामना करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, पानी का उपयोग किन किन कार्यों को करने के लिए करते हैं? पानी का उपयोग पीने, खाना बनाने, स्नान करने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, पशुओं को चारा पानी देने, पशुओं को नहाने, खेतों की सिंचाई करने, कल कारखाने चलाने के लिए करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पानी की उपयोगिता के संबंध में कक्षा में बड़ी जोरों से चर्चा चल रही थी। सभी बच्चे अपने अपने अनुभव बांट रहे थे। जया कहती है, पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। राहुल बोला, पानी नहीं होगा तो खेत सूख जाएंगे, फसल नहीं होगी। टीना, पर राहुल, पानी ज़्यादा होना भी तो ठीक नहीं है। राहुल, वो कैसे? टीना बताती है, एक बार मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी। कई दिन तक बारिश होती रही और नदी का पानी भी गांव में आ गया था, जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी था। जिन लोगों के कच्चे घर थे वे ढह गए थे और बहुत से लोग पानी में बह गए थे। मेरा घर पक्का था और ऊंचाई पर था, इसलिए सिर्फ नीचे की मंजिल में पानी भरा था। मेरे मम्मी पापा जैसे तैसे मुझे और मेरे भाई को ऊपर की मंजिल पर ले गए थे। 2 दिन तक हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। धीरे धीरे जब पानी कम होने लगा तो लोगों ने हमारी मदद की, हम तक खाना पहुंचाया और हमें वहां से निकलकर राहत शिविर में रखा। जया कहती है, बाढ़ आती कैसे है? शिक्षक बोले, छोटी छोटी नदियों का जल बड़ी नदियों में जाता है। बड़ी नदियों का पानी सामान्यतः बहकर समुद्र में जाता है, लेकिन कभी कभी नदी में अत्यधिक पानी आ जाता है और वह किनारों को तोड़कर या फांदकर चारों तरफ फैल जाता है। खेत खलिहान जलमग्न हो जाते हैं। छात्रों, आप बताएंगे
कि क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसा दृश्य देखा है? अपने अनुभव से लिखिए। छात्रों, अगर आपका घर किसी नदी या बड़े जलाशय के आसपास के क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से आपने थोड़ी बहुत मात्रा में बरसात के समय में बाढ़ जैसा दृश्य जरूर देखा होगा। इसके अलावे अगर आप सीधे सीधे नहीं देखे होंगे तो आप विभिन्न समाचार पत्रों और टीवी के माध्यम से बाढ़ की विभीषिका को महसूस किया होगा। यदि आपने नहीं देखा तो पता लगाइए कि आपके इलाके में क्या कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो इसके लिए आप अपने माता पिता या अपने बूढ़े दादा दादी या आस पड़ोस के बुजुर्ग व्यक्ति से इस बारे में पूछ सकते हैं कि क्या हमारे गांव या हमारे घर के आसपास के क्षेत्र में पहले कभी बाढ़ आई थी। वो आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। अब आगे आते हैं। 18 अगस्त 2008 की काली अंधेरी रात थी। पूरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। अचानक शोर हुआ, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग भागकर ऊंचे जगह तलाशने लगे, कुछ ने घर की छतों और छप्परों पर अपना ठिकाना बना लिया। वृक्ष पर चढ़कर भी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और गांव के गांव जलमग्न हो गए। उत्तर बिहार के पूरे इलाके में जान माल और संपत्ति का काफी नुकसान हुआ था। 500 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। 2,36,632 हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गई। 3 लाख से ज्यादा घर गिर गए। लाखों लोगों को स्कूल, बड़े मकान एवं तटबंध पर शरण लेना पड़ा था। बाढ़ में घिरे लोग काफी संकट में थे। लोग सहायता की पुकार करने लगे। पानी कम होने पर टेंट, कपड़े, दवाइयां और खाने की सामग्री सहायता के रूप में आने लगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने मदद की। छीना झपटी भी खूब हुई। अब आप बताइए, पता करके लिखिए कि 2008 में उत्तर बिहार के किन किन जिलों में बाढ़ आई थी। तो छात्रों, 2008 के भीषण बाढ़ को कुशहा त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यह 2008 के कुशहा त्रासदी में पूर्णिया, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर और खगड़िया जिले में भीषण बाढ़ आई थी। अगला प्रश्न है, वहां के लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऊपर दिए गए चित्रों की भी मदद ले सकते हैं। तो छात्रों, इस दौरान वहां के लोगों को भीषण संकट का सामना करना पड़ा। उनके घर मकान ध्वस्त हो गए थे। उन्हें भोजन तक के लिए राहत शिविरों पर निर्भर रहना पड़ा। उनका भारी जान माल का नुकसान हुआ था। परेशानियों से निकलने के लिए क्या क्या किया गया। तो छात्रों, इस परेशानी से निकलने के लिए लोगों ने रातों रात भागकर ऊंचे स्थानों पर शरण ली। जो पहले नहीं निकल पाए वो राहत और बचाव दल की सहायता से सुरक्षित निकले। अगला प्रश्न है, परेशानियों से निकलने के लिए किस प्रकार की मदद की गई। तो छात्रों, परेशानियों से निकलने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं स्थानीय बचाव दलों ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्हें आवश्यक दवाइयां, सूखा भोजन, पीने के पानी इत्यादि उपलब्ध कराए। छात्रों, अब आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बताइए कि बाढ़ आने से इन सब चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है मकान। कच्चे मकान डूबकर नष्ट हो जाते हैं, जबकि पक्के मकानों के निचले हिस्से में पानी भर जाता है और काफ़ी हद तक यह भी कमज़ोर हो जाता है। पेयजल यानी पीने का पानी। यूँ तो बाढ़ में चारों तरफ पानी ही पानी होता है, लेकिन इसके बावजूद बाढ़ के पानी को पीने के लायक नहीं माना जाता और पीने के पानी की भारी कमी होती है। संचार के साधन। बाढ़ होने से मोबाइल टावर के जनरेटर और बैटरी रूम के साथ साथ उनके ट्रांसमिशन सिस्टम में पानी भर जाता है, जिस कारण संचार व्यवस्था पूर्णतः या अंशतः प्रभावित होती है। यातायात के साधन। रेल एवं सड़क मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो जाने से यातायात व्यवस्था ठप हो जाती है, जबकि नौका व्यवस्था पर्याप्त नाव के अभाव में सही तरह से काम नहीं कर पाती है। बिजली। पावर हाउस और बिजली ग्रिड के पानी में डूबने से बिजली सप्लाई प्रभावित होती है। साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में करंट दौड़ने की संभावना को देखते हुए बिजली वितरण बंद कर दिया जाता है। मवेशी। बहुत से पशु बाढ़ में बह जाते हैं और बहुत से चारा के अभाव में भूखे मरने लगते हैं। मछुआरा।
यद्यपि मछुआरा समुदाय के लिए बाढ़ में कई तरह से जीविका का साधन भी लेकर आता है, लेकिन इससे अधिक बाढ़ इस समुदाय के लिए जिम्मेदारी लेकर आता है। बाढ़ की विभीषिका से बचाव का कोई भी काम इस समुदाय के लोगों की सहायता के बिना संभव नहीं हो पाता है। फसलें। बाढ़ से खेतों में खड़ी फसलें डूबकर या बहकर बर्बाद हो जाती है। स्वास्थ्य। बाढ़ आने पर लोगों को सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य को लेकर ही होती है। बाढ़ के कारण बहुत से विषैले सांप लोगों के आसपास आ जाते हैं, जो लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में सर्पदंश के इंजेक्शन उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़ के कारण दूषित जल, भोजन और मच्छर के काटने से काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो छात्रों, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। इसे दो चरण में समझेंगे। पहला, बाढ़ के पहले और दूसरा बाढ़ आने के बाद। तो पहले है बाढ़ आने के पहले। इसके लिए हमें पर्याप्त नौका की व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए। लोगों को समय से बाढ़ की सूचना देनी चाहिए। लोगों द्वारा समय रहते सुरक्षित स्थानों पर शरण ले लेना चाहिए। आवश्यक सामान जैसे सूखा भोजन, चूड़ा, मुढ़ी, सत्तू, नमक, चीनी इत्यादि अपने साथ ले लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त दवाई, मोमबत्ती, माचिस, बड़ा सा तिरपाल या प्लास्टिक का टुकड़ा इत्यादि की व्यवस्था समय रहते कर लेनी चाहिए। मवेशियों को आवश्यक चारा सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देना चाहिए। आगे है बाढ़ आने के बाद। बाढ़ में फंसे लोगों को नौका से सुरक्षित निकालना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों की शरण स्थली पर पानी, भोजन, टेंट, दवाई, मच्छर भगाने या उससे बचाव के साधन उपलब्ध कराना चाहिए। उनके मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या लाभ के कुछ लाभकारी प्रभाव हो सकते हैं? अपने साथियों से चर्चा कर लिखिए। तो छात्रों, बाढ़ से यूं तो काफ़ी तबाही होती है, किंतु बाढ़ से आंशिक लाभ भी होता है। इससे खेतों में उपजाऊ मिट्टी की एक पतली परत बन जाती है, जो फसलों के लिए लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। छात्रों, अब आप सोचिए, पृथ्वी पर अथाह जल राशि के बावजूद इसकी बहुत कम मात्रा ही हमारे उपयोग के लायक है। तो छात्रों, पृथ्वी पर केवल 3% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी ही नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। तो छात्रों, यह था हमारा आज का पर्यावरण और हम पाठ्यपुस्तक से अध्याय 13 पानी और हम। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।